हेलो बच्चों, एग्री बायोकेमिस्ट्री आपके लिए एक और नया चैप्टर लाया है, कार्बोनिल कंपाउंड। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है कार्बोनिल यौगिक, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन, है ना। तो एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं कार्बोनिल यौगिक? तो अगर हम कार्बोनिल यौगिक की बात करें तो कार्बोनिल यौगिक का मतलब होता है जिनमें ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बना हो, यानी कि कार्बोनिल यौगिक वे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो। तो फिर कुछ लोग बोलेंगे कि अगर ऐसा है तो एसिड के अंदर भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा, है ना, या एसिड के व्युत्पन्न है उनके अंदर भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा, तो क्या वो भी कार्बोनिल कंपाउंड होंगे? तो अभी हम उनका आगे स्टडी करेंगे कि होंगे कि नहीं होंगे। तो कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब है ऐसे यौगिक जिनके अंदर क्या है, आपका कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। क्या है? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो इनको सामान्य, इनका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2nO। क्या हो जाएगा? CnH2nO, है ना। कार्बोनिल यौगिकों का सामान्य सूत्र होगा CnH2nO, ठीक है। N नंबर ऑफ 1 2 3, है ना, कार्बन जितने होंगे उसके डबल हाइड्रोजन होंगे। अब अगर बात करें कि एल्डिहाइड और कीटोन में, तो एल्डिहाइड ऐसा कार्बोनिल यौगिक होगा जिसके कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ एक क्या लगा होगा? हाइड्रोजन लगा होगा। क्या लग जाएगा? एक हाइड्रोजन लग जाएगा। और कीटोन की बात करोगे तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या होगा? अल्किल ग्रुप होगा। ठीक है, दोनों साइड क्या होगा? अल्किल ग्रुप होगा। दोनों साइड क्या होगा? अल्किल ग्रुप होगा। और इधर क्या होगा? 1 अल्किल ग्रुप एंड 1 हाइड्रोजन। एल्डिहाइड का मतलब जब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के एक तरफ एक हाइड्रोजन और एक अल्किल ग्रुप उपस्थित होता है तो इसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। अगर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के दोनों साइड, यानी कार्बन से दोनों जो समूह जुड़े हैं, दोनों के दोनों कार्बन ही हों, दोनों के दोनों ही अल्किल ग्रुप हों, तब इसका नाम हो जाएगा कीटोन। तो फिर हम बोल सकते हैं कि कीटोन दो प्रकार का हो जाएगा। कैसा? एक होता है सिमेट्रिकल कीटोन और एक हो जाएगा अनसिमेट्रिकल। क्या होता है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? तो सिमेट्रिकल का मतलब होता है जैसे ये कार्बन है ना, कार्बन ऑक्सीजन डबल, यहाँ एक कार्बन लगा है तो इस तरफ भी एक कार्बन लगा है। अगर इस तरफ 2 कार्बन लगे हैं तो इस तरफ भी 2 कार्बन लगे हैं, तो ये वाला क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सिमेट्रिकल कीटोन। क्या कहलाएगा? सिमेट्रिकल कीटोन। और अगर कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है उस कार्बन के दोनों तरफ अलग अलग अल्किल ग्रुप लगे हों, एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन, दूसरी तरफ 3 कार्बन, है ना, एक तरफ 2 कार्बन, दूसरी तरफ 4 कार्बन, अलग अलग समूह लगे होंगे तो इसको असम्मित कीटोन बोलेंगे। तो सम्मित कीटोन का मतलब जो कार्बन है उसके दोनों तरफ जो अल्किल समूह लगे होंगे वो समान लगे होंगे। और असम्मित कीटोन का मतलब उसके एक तरफ अलग अल्किल ग्रुप लगा होगा, दूसरी तरफ अलग अल्किल ग्रुप लगा। तो ये हो गए सम्मित और असम्मित। और एल्डिहाइड ये रहा, ठीक है। तो आपने जनरल प्रॉपर्टी पढ़ लिया। एल्डिहाइड का मतलब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पर एक हाइड्रोजन उपस्थित होगा, एक अल्किल ग्रुप उपस्थित होगा। कीटोन का मतलब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या होगा? आपका अल्किल समूह उपस्थित होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कि अब जो आपने पॉइंट बताया था कि एसिड डेरिवेटिव्स जो होते हैं, एसिड डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं? एसिड और अम्ल और उसके व्युत्पन्न, है ना, अम्ल और उसके व्युत्पन्न, है ना, एसिड और एसिड के डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स ये भी क्या होते हैं? ये क्या कार्बोनिल कंपाउंड होंगे या नहीं? तो देखिए, एसिड में अगर हम बात करें तो ये होगा, ये एसिड है ना, इसका डेरिवेटिव्स वाइओल हैलाइड ये रहा। और क्या होगा? ये होगा। और क्या होगा? ये होगा, ठीक है।
ये इसके क्या है, एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। एसिड से बनने वाले ना, व्युत्पन्न का मतलब होता है जिसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन, थोड़ा बहुत चेंज करने के बाद, परिवर्तन के बाद किसी नई चीज़ को बनाया जाता है, तो वो उसका पुरानी वाली का व्युत्पन्न कहलाता है, पुरानी वाली का व्युत्पन्न कहलाता है। तो एसिड से हम क्या क्या बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, एस्टर बना सकते हैं। तो ये क्या है, ये एसिड के व्युत्पन्न है। इन सभी के अंदर भी क्या है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। क्या है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। सबके अंदर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। अब सारे के सारे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हैं, फिर भी इनको कार्बोनिल कंपाउंड नहीं कहा जाता है। तो कारण क्या है, इनको कार्बोनिल कंपाउंड इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती हैं, रिएक्शन प्रॉपर्टी, वो कार्बोनिल कंपाउंड से अलग होती है, कंपाउंड से डिफरेंट होती है ना। कार्बोनिल कंपाउंड से अलग होती है, ठीक है। तो और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर होता है रेजोनेंस। किस किस के बीच में, ये जो बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और ये जो लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर, इनके बीच में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये रेजोनेंस बना लेगा, तो अपनी जो इसके अंदर जो कौन सी एल्डिहाइड और कीटोन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन होती हैं, कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन NAR, वो नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होते हैं कि इनको हम कार्बोनिल कंपाउंड नहीं मानते। तो एसिड और एसिड के व्युत्पन्न, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स हैव कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बट डज नॉट शो कार्बोनिल प्रॉपर्टीज लाइक NAR, है ना, ड्यू टू रेजोनेंस इन कार्बन डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर, है ना, जो एकांकी युग्म है और जो कार्बन का द्विबंध है ऑक्सीजन के साथ, उन दोनों के बीच में रेजोनेंस हो जाता है, अनुनाद हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कार्बोनिल कंपाउंड नहीं कहलाते हैं, या इनको कार्बोनिल कंपाउंड नहीं कहते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब कौन कौन सी ऐसे सामान्य विधियां हैं, कौन कौन सी ऐसी सामान्य विधियां हैं जिनके द्वारा हम किसको, एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं। तो अगर एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की बात करोगे, तो एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने के लिए देखोगे कि क्या ऐसे मेथड है जिनके द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना लें। तो हम पहले जो मेथड पढ़ने वाले हैं वो बेसिक जनरल, जिसमें एल्डिहाइड भी बन जाएगा, उसी से हमें कीटोन भी प्राप्त होगा। तो सबसे पहला जो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, देखिए अगर आप ये ध्यान रखें, ये क्रम हमेशा याद रखना, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, और इनका ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड बनते हैं, ठीक है। क्या है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण, एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर रहा है, तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीकरण से एसिड बनते हैं। अब इसमें क्या है आपका K2HCr2O7, है ना, ये सॉरी गलती हो गया, क्या है K2Cr2O7 और डाइल्यूट H2SO4 लिया जाता है। कौन, ये ऑक्सीकारक है, जिससे हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त करते हैं। तो क्या होगा कि अगर मान लो आपने लिया है CH2OH, है ना, RCH2OH, तो ये डायरेक्ट किस में बदल जाएगा, अगर इसमें K2Cr2O7 या डाइल्यूट H2SO4 रखा है, तो ये किस में बदल जाएगा, किस में, RCHO में, किस में बदल जाएगा, RCHO। अगर आपका कौन सा होगा, आपका सेकेंडरी एल्कोहल होगा, ये क्या था, प्राइमरी एल्कोहल था, सेकेंडरी एल्कोहल होगा, तो क्या हो जाएगा, सेम रिएजेंट है, RC डबल बॉन्ड, ठीक है, कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो ये जैसे ये एल्डिहाइड बना,
एल्डिहाइड क्या होता है, ससेप्टेबल होता है किसके लिए, एसिड में परिवर्तित होने के लिए। मतलब जैसे ही एल्डिहाइड बना वो क्या चाहेगा कि एसिड में परिवर्तित हो जाऊं, किस में चेंज हो जाऊं, एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाऊं। तो ये भी ध्यान रखना कि एल्डिहाइड क्या होते हैं, ससेप्टेबल। ससेप्टेबल का मतलब होता है किसी चीज के लिए ज्यादा संवेदनशील है ना। तो ये किस चीज के लिए संवेदनशील है, एल्डिहाइड से एसिड में बदलने के लिए संवेदनशील है। अब दूसरी यही एक इंपॉर्टेंट बात करूं कि जो प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है, वो क्या करता है, उसका जो ऑक्सीकरण होता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है ना। उसका ऑक्सीडेशन इतने टेम्परेचर पे होता है कि जो किससे, एल्डिहाइड के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा। तो जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड में, टेम्परेचर हाई होता है, तो तुरंत ही कौन, आपका जो एल्डिहाइड होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, वो वाष्पीकृत हो जाता है। तो प्राइमरी अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन है उसको हम किससे करा सकते हैं, PCC, है ना। PCC को हम प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं। PCC क्या है, PCC है पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या है, PCC पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। किसके लिए यूज किया जाता है, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के लिए। तो क्या क्या फॉर्मूला इसका हो जाएगा, CrO3 प्लस C5H5N प्लस HCl। ठीक है, इनके संयुगों को क्या बोलते हैं आपका, PCC पाइरीडीनियम क्लोरेट। पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट को हम कोलिन्स रिएजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलिन्स रिएजेंट भी कहते हैं, और इसका हम मोस्टली उपयोग करते हैं। अब क्या है कि जब पाइरीडीनियम क्लोरो होगा तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बना लेंगे आसानी से, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल क्या दे देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल क्या दे देंगे, कीटोन। ठीक है। और ये जो PCC का जब हम उपयोग करते हैं पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट का, तो हमें गुड यील्ड ऑफ एल्डिहाइड मिलता है, अच्छी मात्रा में हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है, तो ये पहला जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन था कि आप अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बना लो, एल्डिहाइड बना लो। अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा जो है वो है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। क्या, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल की हम बात करें तो मान लीजिए रहा आपका CH3CH2OH। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल का मतलब है विहाइड्रोजनीकरण। क्या नाम है, विहाइड्रोजनीकरण। एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण मतलब एल्कोहल के अंदर से डिहाइड्रोजनेशन कर दो। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है किसी के अंदर हाइड्रोजन डालना। विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है उसके अंदर से हाइड्रोजन निकालना। तो इस विधि में हम क्या कर रहे हैं, इस विधि में हम हाइड्रोजन को इस एल्कोहल के अंदर से निकालेंगे। तो इससे भी हाइड्रोजन निकाल लो और इससे भी हाइड्रोजन निकाल लो, तो दोनों का एक एक बॉन्ड कम हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का बॉन्ड कम हुआ, एक हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड कम हुआ, तो क्या बन जाएगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। सिंपल सी बात, दो हाइड्रोजन थे, इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन यहाँ लगाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा, एल्कोहल का एक हाइड्रोजन ये लगाता है, ये दोनों निकल गए, तो इन दोनों ने डबल बॉन्ड बना लिया। तो क्या बन गया, ये बन गया। तो ये रहा। अगर आपका प्राइमरी एल्कोहल था, अगर आपका सेकेंडरी एल्कोहल होता CH3COH ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल होता तो भी क्या है, इसका ये H और इसका ये H चला जाता और ये दोनों क्या बनाते, डबल बॉन्ड बना लेते। तो ये रहे डबल बॉन्ड, तो ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। और ये क्या था, एल्डिहाइड था। ठीक है, इसमें जो रिएजेंट लिया जाता है वो लिया जाता है कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पर। कौन लिया जाता है, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल है। एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा कॉपर से 300 डिग्री सेल्सियस पर करने पर हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो में सब मेहनत अगर लगता है कि अच्छा कंटेंट है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा समझा रहे हैं, तो देखिए आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है,
तो अगला हम देखते हैं कि ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, है ना। कैल्शियम सॉल्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसका ड्राई डिस्टिलेशन करवाना है तो हम क्या करेंगे। तो अगर कैल्शियम सॉल्ट का कैल्शियम सॉल्ट क्या है देख लीजिए, RCOOCaO, ठीक है। अब जब ये कैल्शियम सॉल्ट है ड्राई डिस्टिलेशन इसका करवा रहे हैं तो हमें क्या करना है, इसके दो अणु होंगे, दो अणुओं के बीच में क्या हो जाएगा, देख लीजिए एक और बना देते हैं यहाँ, RCOOCa, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर से क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ये रहा, यहाँ से निकलेगा ये, और एक निकलेगा यहाँ से, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये यहाँ से निकल रहा है तो अब हमारे पास क्या है कि हमें अगर ये जो है तो ये बच रहा है RCO, यहाँ बच रहा है R, यहाँ बच रहा है R और यहाँ बच रहा है RCO। तो ये R इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, अगर इधर देखो RCO बच रहा था, उधर R बच रहा था तो ये जुड़ गया। इधर वाले में क्या बच रहा था, RCO बच रहा था, और इधर क्या बच रहा था, R बच रहा था, तो ये वाला R यहाँ जुड़ गया, ठीक है। और हमारे दो मॉलिक्यूल किसके, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के निकल गए। तो हमें क्या मिला, दो अणु कीटोन के मिले और दो अणु कैल्शियम कार्बोनेट के मिले। तो इस विधि से भी क्या हमारे क्या दोनों बन सकते हैं, हाँ दोनों बन सकते। कैसे बन सकते हैं कि अगर तुमने ये समझ में आया, कैल्शियम सुना, कैल्शियम का जो सॉल्ट है उसमें हमने क्या करा दिया, उसका ड्राई डिस्टिलेशन करा दिया, शुष्क आसवन करा दिया। क्या करा दिया, लिख लीजिए यहाँ, लिख लीजिए शुष्क आसवन, शुष्क आसवन के द्वारा, ठीक है। कैल्शियम सॉल्ट का शुष्क आसवन के द्वारा। तो हमने क्या देखा कि कुछ नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल निकल जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल निकल जाएंगे और हमारा कीटोन बन जाएगा। अगर जैसा तुम ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम का सॉल्ट लोगे उसी प्रकार का आपका प्रोडक्ट भी मिलेगा। अगर हमने यहाँ क्या ले लिया, HH ले लिया, क्या ले लिया, HH ले लिया, तो कुछ नहीं, होना तो वही है, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से निकलेगा, CaCO3 यहाँ से निकलेगा, यहाँ क्या बचा है RCO, यहाँ H आएगा तो ये H इससे जुड़ जाएगा तो RCOH बन गया, मतलब एल्डिहाइड बन गया। यहाँ क्या बचा है ना, यहाँ R, ये अलग अलग ही थे तो ये वाला यहाँ इससे जाएगा तो ये HCO, और इधर भी क्या जुड़ जाएगा, यहाँ H था, R उसका आके जुड़ गया तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो जैसा आप इसमें लोगे कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट, वैसा ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर दोनों साइड आपने HH ले लिए, दोनों साइड क्या ले लिया, HH ले लिया, यहाँ भी H लिया और यहाँ भी H लिया, ठीक है, तो दोनों साइड H लग जाएंगे, फॉर्मिक एसिड बन जाए, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो जिस प्रकार का ये कैल्शियम सॉल्ट होगा उसी प्रकार का आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड कीटोन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट को इसके बाहर निकालना है आसवन से और हमारे प्रोडक्ट में एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाएगा। तो ये अभी तक हम जितनी भी विधि पढ़ के आए हैं उन सब के अंदर क्या चल रहा है कि आपका दोनों मेथड बन रहा है, दोनों बन रहे हैं, एल्डिहाइड भी बन रहा है और कीटोन भी बन। अब लास्ट अगर हम देखें कि वाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका हमें क्या करवाना है, थर्मल डिकम्पोजिशन करवाना है। मान लीजिए ये रहा COOH, ठीक है, ये रहा, और एक और होगा इसका अणु COOH, किसके, मैंगनीज 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है तो क्या होगा, ये रहा, ठीक है। अब इसमें अगर देखें कार्बोक्सिलिक एसिड का थर्मल डिकम्पोजिशन को क्या है, कहाँ गड़बड़ा गया, एक तो ये भी नहीं बताया, सही तो है, CO2 निकल जाएगी, H2 निकल जाएगा, ठीक है, सही है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने थर्मल डिकम्पोजिशन देखा तो क्या है, इधर से OH है और इधर से COH है, तो क्या होगा, क्या है, क्या क्या बना सकते हैं हम इसमें से,
तो हम इसमें से निकाल सकते हैं ये OH को अगर एक H मिल जाए तो क्या निकल जाएगा H2O, और ये निकल गई CO2 की, और बचा है आपस में जुड़ गया, तो ये बन गया HCOH, यानी कि HCOH और H2O और CO2, क्या निकल गया H2O और CO2। मतलब क्या हुआ, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के दो अणु है यदि उनका हमने थर्मल डिकम्पोजिशन, तापीय विघटन क्या करवा दिया, तापीय विघटन करवा दिया, तो हमारा क्या मिलेगा, एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाएगा। अब देखिए इसमें हमने क्या था, दो एसिड थे, तो हमने इसके OH और इसका COH का समूह लिया, तो OH को यदि H मिला दो तो जल बन जाएगा, और COO मतलब CO2 निकल गई, तो वो निकल गया। अब अगर हम इसकी जगह लिख लेते CH3 COOH और यहाँ लिखते HCOOH, दो ऐसे अणु लेते, तो जब ऐसे लेते तो वो बात वही आने वाली थी, क्या आने वाली थी, ये OH है और ये COH है, इसमें क्या होगा, OH को H देंगे, CO तो अलग निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा HCO CH3, एक बनेगा H2O का अणु और एक बनेगा CO2। ठीक है, तो ये सिंपल रिएक्शन है, ज़्यादा नहीं, इनमें बस तरीका याद रखना है कि क्या क्या हो रहा है। तो अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करेंगे तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे उनके अंदर से CO2 और H2O बाहर निकल जाएगी, बचे हुए समूह आपस में जुड़कर किसका निर्माण करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन का। क्या कंडीशन है, मैग्नीज और 300 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, मैग्नीज और 300 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हमने देखा तो ये बना दिया था आपने, क्या एल्डिहाइड बना दिया था, इससे भी एल्डिहाइड बना है। अगर कीटोन बनाना है, क्या करना है, अगर कीटोन बनाना है तो दोनों क्या लेने पड़ेंगे, दोनों ऐसे समूह लेने पड़ेंगे जिनमें क्या है, अल्किल ग्रुप है, क्या है, जिनमें अल्किल ग्रुप है, तो वो अगर समूह लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट एल्डिहाइड कीटोन मिल जाएगा। तो कोई ज़्यादा टेंशन या डरने की, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, देखिए CH3 COOH, ये हमने कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, तो यहाँ भी हमने ले लिया CH3 COH। अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, वही इस OH को मिलेगा एक H, तो क्या बना देंगे H2O, और बचा है ये किस में निकल जाएगा, CO2 की, और जो ग्रुप बचे हैं उनको क्या करो, आपस में जोड़ दो, उनका क्या कर दो, जोड़ा बना दो। तो जोड़ा बनाया हमने CH3 CO, है ना, यहाँ जुड़ गया CH3, यहाँ जुड़ गया H2O, यहाँ हो गया CO2। देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन करने पर एल्डिहाइड भी मिल रहा है, कीटोन भी मिल रहा है, एल्डिहाइड में फॉर्म एल्डिहाइड भी मिल रहा है, अदर एल्डिहाइड भी मिल रहे हैं, इसमें सिमेट्रिकल कीटोन भी मिल रहा है, अनसिमेट्रिकल कीटोन भी मिल रहा है, तो इससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं। तो ये रहा थर्मल डिकम्पोजिशन, तापीय विघटन। फिर अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाई हैलाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम डाई हैलाइड क्या होते हैं, तो दो देखो, एक होता है जेम डाई हैलाइड, एक होता है विसिनल डाई हैलाइड, है ना, एक होता है जेम डाई हैलाइड और एक होता है विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, दोनों को यहीं समझा देते हैं। जेम डाई हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड का मतलब क्या होता है, जेम डाई हैलाइड का मतलब होता है, देखो जेम, जब भी जेम पोजीशन या विसिनल पोजीशन की बात करेगा तो उसका मतलब है, जेम का मतलब किसी एक ही समूह पर, किसी एक ही कार्बन पर दो समान समूह लगे होंगे। क्या बोल दिया, एक ही कार्बन पर दो समान समूह लगे हैं। क्या बोल दिया, एक ही कार्बन पर दो समान समूह लगे हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे, जेम। क्या बोल देंगे, जेम। अब हैलाइड की बात कर रहा तो जेम डाई हैलाइड का मतलब एक कार्बन पर दो हैलोजन समूह, जेम डाई हैलाइड का मतलब एक कार्बन पर दो हैलोजन समूह, सिंपल, ज़्यादा इसमें बात ही नहीं। विसिनल का क्या मतलब, तो विसिनल पोजीशन जब भी बात करेगा तो क्या बोलेंगे, दो पड़ोसियों के बीच में दो समान समूह। क्या बोला, दो पड़ोसियों के बीच में, दो पड़ोसियों के बीच में बिल्कुल बगल बगल कार्बन, एडजेसेंट कार्बन के ऊपर क्या लगा हो, समान समूह लगा हो, तो इस पोजीशन को हम विसिनल पोजीशन बोलेंगे। क्या बोला, विसिनल का मतलब दो बगल बगल, दो समान, दो बगल बगल एडजेसेंट कार्बन पर समान समूह लग जाए तो विसिनल कार्बन या विसिनल पोजीशन बोलेंगे। अगर बोल दिया विसिनल डाई हैलाइड तो विसिनल मतलब दो बगल बगल के कार्बन पर क्या लगे हैं, हैलोजन लगा है। तो जेम और विसिनल का मतलब आप समझ गए होंगे। क्या मतलब है, जेम का मतलब बोलते जाइए, देखिए जितना आप वीडियो को पढ़ते याद करते समय जैसा करते जाओगे तुरंत याद भी होता है। आप सोचो लिख लो फिर याद करें तो नहीं, तो
तो आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सीधा याद करते जाइए। तो बोलिए मेरे साथ कि जेम का क्या मतलब होता है। जेम का मतलब होता है एक ही कार्बन पर दो समान समूह लगे हों। विसिनल का क्या मतलब होता है, दो पड़ोसी कार्बन पर दो समान समूह लगे हों, है ना। पड़ोसियों के ऊपर लगा होगा तो विसिनल, एक ही पे लगा होगा तो जेम, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें क्या है कि टर्मिनल जो आपके जेम हेलाइड हैं उनकी हाइड्रोलिसिस से हमें एल्डिहाइड मिलेगा, और नॉन टर्मिनल जेम हेलाइड के जो क्या बोलते हैं हाइड्रोलिसिस है ना, जलीकरण है, इसका क्या बोलते हैं, जलीकरण, हाइड्रोलिसिस, है ना, जेम डाइहेलाइड की, द्वि हेलाइड, जेम द्वि हेलाइड। अब देख लेते हैं क्या है। तो अगर हम देखें तो ये रहा CH3 CH2 X, ठीक है, हो गया। दोनों क्या है, दोनों एक ही कार्बन पर। अगर हम दूसरा वाला देखें तो नॉन टर्मिनल वाला X, ठीक है। करना क्या है, करना है हमें एक्वस KOH से, किससे रिएक्शन करवानी है, एक्वस KOH से। एक्वस KOH क्या करेगा, एक्वस KOH का K और इनका X क्या करेगा, संयोग करेगा और KX में निकल जाएगा। क्या, एक्वस KOH का K और इनका X संयोग करेगा और KOH के रूप में निकल जाएगा, ठीक है। और इनके ऊपर क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। 2X निकले हैं, 2X लगे थे, दोनों X निकल गए तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ गया। जब ऐसा था टर्मिनल वाला तो बनने वाला क्या है, एल्डिहाइड है। टर्मिनल वाले से बनने वाला क्या है, एल्डिहाइड है। और जब क्या था, जब था आपका नॉन टर्मिनल वाला, देखिए ये रहा नॉन टर्मिनल वाला था, तो उसमें भी क्या होगा, के एक्वस KOH से क्या निकल जाएगा, KX निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3 और द्वि बॉन्ड से जोड़ दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो कीटोन बन गया। सिंपल सरल सी बात है। क्या, जेम हेलाइड, जेम हेलाइड का मतलब एक कार्बन पर समान समूह, यदि हेलोजन लगा दिया तो जेम हेलाइड बोल दोगे। तो दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर लगे होंगे तो उसको जेम बोलेंगे, दो हेलोजन बगल बगल के दो कार्बन पर लगे होंगे तो उसको विसिनल बोलेंगे। तो जेम टर्मिनल वाले क्या देते हैं, एल्डिहाइड, नॉन टर्मिनल वाले क्या देते हैं, कीटोन, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया। चलिए अब अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा अगला है ऑक्सीडेशन ऑफ डाइऑल, है ना। डाइऑल क्या होते हैं, डाइऑल का सीधा सिंपल सा मतलब है कुछ नहीं है। देखिए ये रहा CH3 CH, एक OH और एक OH, ठीक है। अब ये OH, ये रहा डाइऑल का, जब भी डाइऑल आए, जब भी डाइऑल आए कहीं पे भी, जब भी डाइऑल आए बगल बगल के कार्बन पर OH OH लग जाए। डाइऑल का मतलब दो एल्कोहल समूह, क्या है, डाइऑल का मतलब दो एल्कोहल समूह जुड़े हुए। तो जब भी डाइऑल आए तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, उस क्वेश्चन में ये जरूर देखना, डाइऑल क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो उसके अंदर से H2O निकल जाता है। जैसे ये डाइऑल है तो हमारा क्या होगा, अनस्टेबल है, तो हमारा ये निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो ये किस रूप में बचा रहेगा, CH3 C डबल बॉन्ड और ये रहेगा CH2, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि इसमें से H2O निकाल देगा, क्या निकाल देगा, सॉरी यहाँ से नहीं, ये इसका H2O निकालेगा, ये OH है और ये निकाल देगा, ठीक है। क्या करेगा, ये इसका निकालेगा, CH, ठीक है। अब इधर ये रहा, ये H2O निकाल देगा, है ना, H2O निकाल देगा तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। एक मिनट यार, दोबारा से देखें, हाँ। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, भाई ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल्स। तो डायोल्स का मतलब क्या है, डायोल का मतलब होता है जब कभी भी कितने दो एल्कोहल समूह उपस्थित हो। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना कि जब किसी के ऊपर जिस बगल बगल में दो एल्कोहल समूह उपस्थित हों, दो हाइड्रोक्सी समूह लगे हों, तो वहाँ देखना वो अनस्टेबल होते हैं, और वो अनस्टेबल होते हैं मतलब H2O के रूप में बाहर निकल जाते हैं, है ना, मतलब वो H2O बाहर निकाल देते हैं। जैसे अगर इसका देखें हम CH3 CHOH
CH2OH। ठीक है, तो ये जैसा ही है, तो ये क्या करेगा, H2O बाहर निकाल देगा और क्या बना लेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने आप H2O निकाल देगा और किसमें, एल्डिहाइड कीटोन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसा डाइऑल होगा वैसा आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, जैसा डाइऑल होगा वैसा आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका डाइऑल बोले कौन सा, आयोडिक परमाणु। फिर है ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स। ये अपन ने जब हाइड्रोकार्बन पढ़ा था तो हाइड्रोकार्बन में हमने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया था कि हाइड्रोलिसिस ओजोनोलिसिस कैसे होती है। तो ओजोनोलिसिस अगर हम बात करें तो ये रहा अल्कीन, है ना, ये अल्कीन है। सबसे पहले क्या होगा, इनके बीच में ओजोन से और क्या क्या है, H2O है और Z है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि इनका ये जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। क्या होगा, बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूट जाएगा तो ये किस में बदल जाएंगे, ये रहे, ठीक है। ये जो कंडीशन है ये क्या कहलाएगी, ओजोनाइट। क्या कंडीशन कहलाएगी, ओजोनाइट, ओजोनाइट। ये मध्यवर्ती अवस्था है, इसको क्या कहते हैं, ओजोनाइट। फिर क्या होगा कि लास्ट में किसमें चेंज हो जाएगा, पूरा बॉन्ड टूट जाएगा, ये O है ना। ठीक है, तो ये पूरा बॉन्ड टूटेगा, सीधा सीधा इतना याद रखना। जब भी ओजोनोलिसिस आ जाए तो क्या करना है, ये दो जो डबल बॉन्ड है इसको तोड़ दो और ऐसा ऑक्सीजन लगा दो, बस सिंपल सी बात है ना। जब अल्कीन था तो ऐसा करना, अल्काइन हो तब क्या करना, अल्काइन है तो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसका दो बॉन्ड तोड़ दो और उस पर डायरेक्ट ऑक्सीजन जोड़ दो। क्या, दो बॉन्ड तोड़कर उस पर ऑक्सीजन जोड़ दो। तो इधर भी क्या होगा, हमारा कार्बोनिल कंपाउंड ही मिल रहा है। तो ये ओजोनोलिसिस है। ओजोनोलिसिस की मध्यवर्ती अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट है, वो क्या होती है, वो होती है ओजोनाइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। तो ये हमने बहुत अच्छे से हाइड्रोकार्बन में आपको पढ़ाया था। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट अगर बात करें तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने का दौर शुरू होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर हम बात करें तो किसकी, केवल और केवल अल्डिहाइड, केवल और केवल एल्डिहाइड बनाने के लिए कौन सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिससे सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड प्राप्त होता है, उनका हम स्टडी करेंगे। तो पहली रिएक्शन है रोजेनमुंड अभिक्रिया। रिएक्शन का क्या नाम है, रोजेनमुंड अभिक्रिया, है ना, रोजेनमुंड अभिक्रिया। ठीक है, रोजेनमुंड अभिक्रिया की बात करेंगे। कौन सी अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया। ठीक है, रोजेनमुंड अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए डायरेक्ट प्रश्न बनता है, रोजेनमुंड अभिक्रिया नेमिंग रिएक्शन है, मतलब नेम के आधार पर इस पे क्वेश्चन बन सकता है। कैटलिस्ट के आधार पर इस पे क्वेश्चन बनता है कि कौन सा उत्प्रेरक, कौन सा कैटलिस्ट इसमें उपयोग किया जाता है, उस कैटलिस्ट का काम क्या होता है, स्पेसिफिक काम क्या है, वो क्यों इस अभिक्रिया में ही यूज हो रहा है, तो वो क्वेश्चन बन सकता है। और प्रोडक्ट का तो आप बता ही दोगे। तो देखिए जब हम बात करेंगे तो इसमें कैटलिस्ट है वो PDBaSO4 है। क्या है कैटलिस्ट, PDBaSO4। अब इस अभिक्रिया की हम खास बात देखें तो इस अभिक्रिया की खास बात ये है कि अगर केवल और केवल जब आपका कार्बोनिल कंपाउंड था COCl वाला था, अगर हम उसका क्या कर रहे हैं, केवल PD की उपस्थिति में रिएक्शन करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, PD की उपस्थिति में तो रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है एल्डिहाइड। क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड जो है जो तुरंत ही किस में बदल जाएगा, एल्कोहल में। किस में बदल जाएगा, RCH2OH में। किस में बदल जाएगा, एल्कोहल में बदल जाएगा। तो हमें क्या करना है कि जब हमें तो बनाना है एल्डिहाइड, लेकिन अगर केवल PD दोगे, PD उत्प्रेरक उपयोग करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड तुरंत ही किस में बदल जाएगा, एल्डिहाइड तुरंत बदल जाएगा एल्कोहल में, यानी कि एल्डिहाइड रिड्यूस्ड हो जाएगा एल्कोहल में। अब हमें बनाना है एल्डिहाइड, तो हमें एल्डिहाइड को उसी अवस्था में क्या करना है, कैद कर देना है। उसी अवस्था में उसको हमें क्या करना है, कैच कर लेना है, पकड़ के रख लेना है। तो इसके लिए हमें एक विषाक्त, है ना, हमें एक पॉइजनस विषाक्त कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं, जो कौन है, BaSO4 है। तो खास बात इस अभिक्रिया की यही है, पूछा जाता है कि कैटलिस्ट PDBaSO4 तो उपयोग करते हैं, परंतु BaSO4 का काम क्या है, क्यों फालतू में BaSO4 ला रहे हो, जबकि PD पैलेडियम जो है उससे ही हमें
डायरेक्ट एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है। तो यही है कि जब हमें पीडी से एल्डिहाइड बनता है वो रिड्यूस होकर अल्कोहल में बदल जाता है। हमें एल्डिहाइड बनाना है, इसीलिए हम उसको किस में BaSO4 के साथ रखते हैं, तो वो पुनः एल्डिहाइड का अल्कोहल में परिवर्तन रोक देता है। तो जैसे ये वाला होगा PDBaSO4, कौन? PDBaSO4, PDBaSO4 इस अभिक्रिया R कार्बोनिल क्लोराइड की जब PDBaSO4 से हाइड्रोजनीकरण कराओगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा। एक और ख़ास बात है, कार्बोनिल क्लोराइड का H जो ऐसा वाला होता है ये फॉर्म अनस्टेबल होता है। ऑलवेज कार्बोनिल क्लोराइड ये वाले फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं? ये है ना, RCOCl। तो ये फॉर्म अनस्टेबल है, मतलब हमें फॉर्म एल्डिहाइड इस अभिक्रिया से नहीं मिल सकता है। तो ये खास बात है बच्चों, ध्यान रखना है कि ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन रोजनमोंड किसके लिए? एल्डिहाइड के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर कौन सा कैटलिस्ट उपयोग करते हैं? तो PDBaSO4 करते हैं। BaSO4 एक विषाक्त पॉइजनस कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। ये क्या करता है? एल्डिहाइड को एल्कोहल में पुनः परिवर्तन होने से रोक देता है। तो इंपॉर्टेंट काम इसका क्या है? विषाक्त पॉइजनस की तरह। फिर इस अभिक्रिया से हम फॉर्मएल्डिहाइड को भी क्या करते हैं? नहीं बना सकते। इस अभिक्रिया से हम फॉर्मएल्डिहाइड को भी नहीं बना सकते। अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारी कौन सी रिएक्शन है? नेक्स्ट हमारी है स्टीफन्स रिएक्शन। कौन सी है? स्टीफन्स रिएक्शन। स्टीफन्स रिएक्शन की बात करेंगे तो ये भी किसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है? ओनली एल्डिहाइड का। स्टीफन्स रिएक्शन किसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है? ओनली एल्डिहाइड का। इस विधि के द्वारा भी तुम केवल किसको बना सकते हो? एल्डिहाइड को बना सकते हैं। देखिए दोस्तों कि अगर हम बात करें तो अल्किल साइनाइड का रिडक्शन है किसकी प्रेजेंस में? SnCl2 और HCl। किसकी प्रेजेंस में है? अल्किल साइनाइड। स्टीफन्स अभिक्रिया में अल्किल साइनाइड का, अल्किल साइनाइड मतलब RCN ट्रिपल बॉन्ड, अल्किल साइनाइड का मतलब RCN ट्रिपल बॉन्ड। तो अल्किल साइनाइड का SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर और इसका जलीकरण कराने पर फाइनली उत्पाद हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले RCN के जब हम इसका क्या कराते हैं SnCl2 में रिएक्शन, तो इसका होता है अपचयन। अपचयन का क्या मतलब है? जब हमारे पास R ट्रिपल बॉन्ड N बचा है, हमने क्या किया? उसका एक एक बॉन्ड तोड़ा। क्या किया? एक एक बॉन्ड तोड़ा। जैसे ही एक एक बॉन्ड तोड़ दिया तो हमारे पास कितना एक बॉन्ड इसका टूटा, एक बॉन्ड इसका टूटा, तो हमारे पास RCH डबल बॉन्ड NH बच जाएगा। ठीक है। फिर हमने इसका क्या किया? जलीकरण, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस किया तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ये NHOH बन जाएगा और ये बन जाएगा RCHO, है ना। RCHO बन जाएगा तो हमारा RCHO क्या करेगा? ये एल्डिहाइड का हमें जो जिसकी ज़रूरत थी वो हमें फॉर्म हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा? RCN की जब SnCl2 प्लस HCl में रिएक्शन कराई तो RCH2 डबल बॉन्ड NH बना। जैसे इसका हाइड्रोलिसिस कराया, क्या करवाया? हाइड्रोलिसिस कराया तो हमें क्या मिल जाएगा? RCHO प्लस अमोनिया। क्या मिल जाएगा? RCHO प्लस अमोनिया, है ना। ये NHOH नहीं, अमोनिया मिलेगा। ठीक है। तो जैसे ही आपने इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो तुम्हें एल्डिहाइड और अमोनिया प्राप्त हो जाएगा। फिर अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें भी सेम वही वाली बात है। क्या वाली बात है? कि हमें फॉर्मएल्डिहाइड नहीं मिलेगा। कौन नहीं मिलेगा? फॉर्मएल्डिहाइड HCHO इस विधि के द्वारा भी नहीं बनाया जा सकता। दूसरी बात ये बोले कि भैया अगर तुम्हारा क्या एल्किल साइनाइड है, जो आपका क्या है? एल्किल साइनाइड है, उसमें SnCl2 और HCl की जगह क्या लिया जाए? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या लिया जाए? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यहाँ देख लीजिए, RCN की जगह आपको मतलब RCN में SnCl2 और HCl की जगह LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड मिलेगा। तब भी वो इसका रिडक्शन ही कराएगा और CHNH। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो हमारा RCHO और अमोनिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? RCHO अमोनिया। मतलब ये कह रहे हैं कि स्टीफन रिएक्शन अभिक्रिया का नाम तो तभी होगा जब आपका अल्किल साइनाइड की SnCl2 और HCl की उपस्थिति में क्रिया कराओगे, है ना। हाइड्रोजनीकरण यानी कि उसका रिडक्शन करा रहा है।
अगर सेम रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी दे देता है, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति को स्टीफन रिएक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये अलग बात है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो इसमें क्या है कि एक और बात, डाई BaLH, ये इंपॉर्टेंट क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर आपको RCN के पास है ना, क्या RCN के पास क्या लिखा मिल गया, डाई BaLH, क्या लिखा मिल गया, डाई BaLH। इसका मतलब क्या है, डाई आपका क्या नाम है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर लिखा है तो कुछ नहीं करना है, सीधे एल्डिहाइड बना देना है। क्या बना देना है, सीधे एल्डिहाइड बना देना है। H2O जलीकरण की आवश्यकता ही नहीं है। तो तीनों याद हो गए। SnCl2 अगर होगा आपके साइनाइड के साथ SnCl2HCl, तो नाम हो जाएगा स्टीफन रिएक्शन, प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्डिहाइड, है ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी अगर साइनाइड के साथ है तो वही उसके हाइड्रोलिसिस कराने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, आपका एल्डिहाइड मिल जाए। लेकिन अगर डायरेक्ट लिखा है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हमें सीधा सीधा क्या बना देना है, एल्डिहाइड। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है जो केवल और केवल एल्डिहाइड के फॉर्मेशन के लिए उपयोग की जाती हैं। अब अगर हम तीसरी बात करें तो ऑक्सो प्रक्रम, है ना, ऑक्सो विधि या प्रक्रम, है ना। ऑक्सो प्रक्रम की बात करें तो इसको हम कार्बोफॉर्माइलेशन और हाइड्रोफॉर्माइलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को कार्बोफॉर्माइलेशन और हाइड्रोफॉर्माइलेशन भी कहते हैं। इस अभिक्रिया के अंदर एल्कीन की कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से कोबाल्ट की उपस्थिति में, कौन सा कैटलिस्ट है, कोबाल्ट, है ना। इस अभिक्रिया में अल्कीन की कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से कोबाल्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं, कोबाल्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। अगर आप देखो तो ये रहा आपका अल्कीन, कार्बन मोनोऑक्साइड H2O और क्या है, कोबाल्ट। जब जैसे ये होगा, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, कार्बोफॉर्माइलेशन, अभिक्रिया का नाम है कार्बोफॉर्माइलेशन। इसका मतलब उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप को हम फॉर्मीकरण कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर डाल रहे हैं। कार्बफॉर्मलीकरण नाम क्या है, कार्बफॉर्माइलेशन, हाइड्रोफॉर्माइलेशन, यानी कि उसके अंदर कार्बोनिल समूह को इंट्रोड्यूस करा रहा है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो एल्डिहाइड मिलेगा वो एक अधिक एक्स्ट्रा कार्बन का मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो एल्डिहाइड मिलेगा वो एक एक्स्ट्रा कार्बन का मिलेगा। देखिए अल्किन लिया था 2 कार्बन का, लेकिन उसमें CO ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो कितने का मिल गया प्रोडक्ट, 3 कार्बन का, तो 1 कार्बन क्या है, एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। एक बना देते हैं आपके लिए, अगर देखें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। अब अगर इसकी बात करेंगे तो ये रहा आपका, एक एक्स्ट्रा वाला आपको मिल जाएगा, CH2 ठीक है, ये आ गया। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 था, ठीक है। इनके जो बॉन्ड टूटा, है ना, इधर से हाइड्रोजन इनके ऊपर आ गया और एक CO ग्रुप डायरेक्ट इन पे लग गया, है ना। इनका बॉन्ड टूटा तो हाइड्रोजन आ गया और CO ग्रुप डायरेक्ट लग गया। तो देखिए ये कितने कार्बन का था, 3 कार्बन का। कितने कार्बन के हो गए, अब ये 4 कार्बन के। कितने कार्बन का होगा, 4। लास्ट में ये ऐसा है, अगर और अच्छे से इसको लिखना है तो ये ऐसा है, C डबल बॉन्ड, ठीक है। ये वाला ग्रुप आपने इंट्रोड्यूस करा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इंडस्ट्रियल या कमर्शियल मेथड है एल्डिहाइड बनाने के लिए, है ना। ये मेथड आपका इंडस्ट्रियल यानी कि बहुत बड़े औद्योगिक विधि है। क्या है, औद्योगिक विधि है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, कीटोन्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, यानी कि इन विधियों के द्वारा केवल और केवल हमें क्या करना है, कीटोन बनाना। तो बहुत अच्छा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा, RMGX। ध्यान एक बात आप यहाँ रखिए, जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है वो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है।
कार्बनिक धात्विक कंपाउंड है, यानी कि इसमें कार्बन का बॉन्ड धातु के साथ बनता है। तो जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो हमें लगता है कि ये माइनस और ये प्लस होगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। ये होता है माइनस और ये होता है प्लस। कौन? R पे आता है माइनस और MgX पे आता है प्लस। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, R MgX के ब्रेकडाउन में R पर ऋण आवेश आता है और MgX पर धन आवेश आता है। अब अगर हम बात करें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, तो ये सेम अभिक्रिया है किसके जैसी? रोजेनमुंड के जैसी। लेकिन हमारा जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है वो बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील है, तो हमें सबसे पहले उसकी क्रियाशीलता को कम करना होता है। तो हम RMgX की पहले रिएक्शन कराते हैं कैडमियम क्लोराइड से। किससे? कैडमियम क्लोराइड से। तो हमें डाई अल्किल कैडमियम मिल जाता है। क्या मिल जाता है? डाई अल्किल कैडमियम। हमें क्या मिल जाता है? डाई अल्किल कैडमियम। डाई अल्किल कैडमियम की फिर हम कार्बोनिल कंपाउंड से, कार्बोनिल क्लोराइड से, कार्बोनिल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमें कीटोन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? कीटोन। यदि कार्बोनिल क्लोराइड का अल्किल ग्रुप और डाई कैडमियम में जो अल्किल ग्रुप लिया दोनों समान निकलते हैं तो सम्मित कीटोन प्राप्त होता है। यदि दोनों अलग अलग निकलेंगे तो असम्मित कीटोन प्राप्त होगा। तो ये रिएक्शन भी केवल किसके लिए है? कीटोन के प्रिपरेशन के लिए है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इस रिएक्शन में बात करें तो हमें साइनाइड से, किससे? साइनाइड से भी इसका क्या करते हैं? कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। किसका? साइनाइड से। अब अगर हम आगे बात करें तो चलिए, ये रहा आपका नेक्स्ट पार्ट। हाँ, नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्या कि कार्बोनिल कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी। क्या ऐसे खास गुण हैं जिनके द्वारा इनको बोला जाता है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है NaR। क्या है? NaR। NaR में ऐसी क्या खास बात है वो देखते हैं। तो NaR का नाम क्या है? सबसे पहले नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है। देखिए, हम बहुत ही आराम से धीमे धीमे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर बहुत रहता है ना। लोग डरते हैं। क्यों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी मतलब खतरनाक नहीं है, खराब नहीं है, बस लॉजिकली आप इसको समझते जाइए। आप चीज़ों को थोड़ा मेमोराइज कीजिए कि भैया ये है तो ये होगा। अगर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं तो आपको ऑर्गेनिक बहुत ही सरल लगेगा। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, तो देखिए, हमने जब आपकी GOC सेकंड की बात करेंगे तो GOC सेकंड में क्या है कि टाइप ऑफ रिएक्शन है कार्बन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में एडिशन रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है। 3 बेसिक रिएक्शन होती है। कौन कौन सी? एडिशन, सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन। 3 बेसिक अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन है। युगात्मक अभिक्रिया, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? युगात्मक अभिक्रिया। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया और इसको बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। क्या नाम है? देखिए, सिंपल सी बात है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर 3 रिएक्शनों की बात करें तो एडिशन रिएक्शन हो सकती है, सब्सटीट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो सकती है, विलोपन यानी कि आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है। अब देखिए, अगर हमें किसी चीज़ में ऐड करना है, मान लीजिए इसमें कुछ ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? इसकी सतह पर चिपका देंगे कुछ ना कुछ, तो ये हो जाएगा एडिशन। अब अगर सब्सटीट्यूट करना है तो हम ये ब्लैक वाला पार्ट हटा के इसकी जगह रेड वाला पार्ट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? सब्सटीट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन हो जाएगा। और अगर हमें विलोपन करना है तो हम इसकी वाइट टिप हटा दें, इसका ब्लैक पार्ट हटा दें, तो ये क्या होगा? विलोपन हो गया। तो जब किसी चीज़ के अंदर कुछ डालोगे, है ना, कुछ बिना किसी को हटाए, बिना किसी को हटाए जब कुछ डालोगे तो उसको हम युगात्मक अभिक्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। अगर आपने किसी एक को हटाकर उसकी जगह किसी दूसरे को लगाया है तो इसको हम प्रतिस्थापन यानी कि सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूट है, हम बोलते हैं इसका सब्सटीट्यूट क्या है, इसका ऑप्शन क्या है, तो भैया इसको हटाओ दूसरे को लगाओ, तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और थर्ड है विलोपन अभिक्रिया, उसके अंदर से चीज़ें निकाल कर बाहर फेंक दो, वो है विलोपन अभिक्रिया। तो अगर हम ये बात करें तो ये सिंपल सा लॉजिक था एडिशन, सब्सटीट्यूशन और विलोपन में। अब जैसे ही आपने ये देख लिया, हम अभी बात करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एडिशन फिर क्या होगा? आपको अगर हमने देखिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, पुरानी वीडियो में पढ़ा रखा है।
आप पहले जाइए, उनको देखिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, बेसिक जो ऑर्गेनिक के रूल्स हैं वो क्या है ना, कौन कौन से इफेक्ट लगते हैं उनको देखिए तो आपको और जल्दी समझ में आएगा। तो हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप एडिशन रिएक्शन की बात करोगे तो दो प्रकार, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन स्नेही युगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाविक स्नेही युगात्मक अभिक्रिया। तो हमारे जो कार्बोनिल कंपाउंड हैं वो देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्कीन और अल्काइन की बात करोगे तो वो ये आपके कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो क्या देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्कीन और अल्काइन की बात करोगे तो वो क्या देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। EAR अल्कीन और अल्काइन, तो नाम में ई है EAR, तो अल्कीन इन वाले और अल्काइन वाले, और ये है NAR नार, चतुर नार, वो वाला नार है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, सिंपल सी बात है, आराम से समझो। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का नाम, किसी भी अभिक्रिया का नाम जो होता है वही डिसाइड करता है कि पहला जुड़ने वाला प्रजाति, पहली जुड़ने वाली स्पीसीज क्या होगी। तो इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब पहला अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का। तो देख लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, बॉन्ड देखो। जब हम देख रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, आराम से तसल्ली से समझिए, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। कार्बन पर, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, मतलब ये कौन सा बॉन्ड होगा, ये होगा पोलर बॉन्ड। कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, ध्रुवीय होता है, यानी कि पोलर होता है, यानी कि उसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल होगा, मैग्नेटिक नहीं डाइपोल होगा, उसके अंदर क्या होगा, डाइपोल होगा। ठीक है, तो डाइपोल होगा, तो अब ये हमारा जब बॉन्ड टूटेगा तो कैसे टूटेगा, तो हमारा बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ऑक्सीजन पर टोटल माइनस आ जाएगा और कार्बन पर टोटल प्लस आ जाएगा, ऑक्सीजन पर टोटल माइनस और कार्बन पर टोटल प्लस आ जाएगा। अब जैसे ही तुमने बोला कि भैया अच्छा कार्बन पर प्लस हो गया, तो हमने बोला अभिक्रिया का नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहला अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का। जाइए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल देख कर आइए पुरानी वीडियो में, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, अब न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहाँ अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी या जहाँ पर धन आवेश होगा, न्यूक्लियोफाइल उस केंद्र पर अटैक करता है, उस केंद्र पर जाके जुड़ता है, उस सेंटर पर जाके जुड़ता है जहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है, जहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है। कहाँ, जहाँ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन का थैला है। न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन का थैला, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भरे हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो वो थैला कहाँ जाके फटना चाहेगा, वो थैला कहाँ जाके जुड़ना चाहेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो, कम हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो, कम हो। देखिए, ठीक है, तो ये जाके वहाँ जुड़ गया। तो जैसे ही ये जाके उससे जुड़ा तो ये रहा न्यूक्लियोफाइल, ये आपका बचा O पर माइनस। ठीक है, O पर माइनस। फिर क्या होगा, फिर ये था RDS, स्लो स्टेप था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मध्यवर्ती से होता है। फिर आएगा ये फास्ट स्टेप, फास्ट स्टेप में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ा था, O के पास इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा, तो फाइनली हमारा ये बन जाएगा। तो अगर ये हमारा सिंपल था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन देता है, एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। कैसे देते हैं, इस प्रकार से देते हैं। न्यूक्लियोफाइल कहाँ आके जुड़ता है, उस सेंटर पे जहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होता है, इलेक्ट्रोफाइल उसके अपोजिट में जुड़ जाए। पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है, इसलिए अभिक्रिया का नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या मैंने इस कार्बन ऑक्सीजन से किसी दूसरे ग्रुप को हटाया, नहीं, केवल और केवल इसका अतिरिक्त बॉन्ड को तोड़ा और कुछ नई चीज उसके साथ जोड़ा। अतिरिक्त बॉन्ड को तोड़ो, नई चीज को जोड़ो। ठीक है, तो ये रहा आपका। अब अगर हम बात करें सिंपल, इस आधार पर हमने क्या, हाइड्रोकार्बन में वैसे मैंने एडिशन बताया था, तो डिफरेंट ग्रुप का इसमें क्या होता है, एडिशन होता है। जैसे अगर हम बात करें HCN का एडिशन, किसका बात करें, HCN का एडिशन, है ना। कौन कौन से ग्रुप का एडिशन है देख लेते हैं आप। एक हमने आपके लिए पूरा सिंपल टेबल बना रखा है, चलिए तो देख लेते हैं। क्या सिंपल था, कार्बन CO डबल बॉन्ड था, हमें एडिशन करना है HCN का।
HCN का एडिशन है। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखिए जिसका एडिशन है आप उसको तोड़ दो, इसमें ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस, हम इसको भी जानते हैं, इस पर माइनस होता है और इस पर प्लस आता है। अपोजिट चार्ज वालों को अपोजिट चार्ज के साथ जोड़ दो, सिंपल सी बात, प्लस को इसके साथ, माइनस को इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, O होगा इधर, डायरेक्ट C से क्या जुड़ जाएगा, CN, O से क्या जुड़ जाएगा, H, नाम क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रेन, नाम क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रेन, है ना। तो अलग अलग कंपाउंड का एडिशन है जो हम आगे रिएक्शन में देखें।